जो टॉपिक आज हम रिवाइज करने वाले हैं दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है इसकी बात करते हैं हम। अभी तक आप जैसे क्वेश्चन करते आए हो, जैसे क्लास 11th में आपने प्रोबेबिलिटी जो पढ़ने स्टार्ट की थी, जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी वो आपकी क्लास 11 से स्टार्ट हुई है आपकी, जिसके अंदर आपने क्या सीखा था थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको रिवाइज करते हैं। कि सबसे पहले आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट देखते हो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुआ है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है आपका, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसके आउटकम्स आपको ऑलरेडी नोन होते हैं। आउटकम्स आपको ऑलरेडी नोन होंगे, बट कौन सा आउटकम आएगा ये नहीं पता होगा आपको। ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर रैंडम एक्सपेरिमेंट में सारे आउटकम्स के आने के इक्वली लाइकली चांसेस होते हैं। ठीक है। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे एग्जांपल ले तो क्या आएगा बेटा हमारा, लाइक फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन, throwing a die, और taking a card out of the pack of 52 cards। So ये सारे क्या है आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट। बॉल को आप एक बैग में से निकाल रहे हो, या फिर 3-4 बैग्स हैं उसमें से आप एक बॉल ड्रॉ कर रहे हो, तो ये सारे क्या है आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के साथ क्या होता है कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा तो उसके आउटकम्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दो कॉइन टॉस कर रहे हो साइमल्टेनियसली, तो उसके आउटकम्स क्या क्या होंगे बेटा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके पास। अगर इनको सेट फॉर्म में लिख देते हो तो इसको हम कहते हैं इसका सैंपल स्पेस। इसको क्या कह देते हैं बेटा हम, सैंपल स्पेस। तो अभी तक 2 स्टेप हुए हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स हमने नोट किए, और आउटकम्स के सेट को हम क्या कहेंगे बेटा, सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस बन गया हमारे पास। अब सैंपल स्पेस के बाद हर एक सैंपल स्पेस के ऊपर एक इवेंट डिफाइन किया जाता है। क्या डिफाइन करते हैं बेटा हम, एक इवेंट। और इस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं हमेशा। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। अभी तक जितनी भी चीजें हुई थी तो हुआ क्या था, एक सिंपल सी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ देता था। जैसे फॉर एग्जांपल सेम ही आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट लेके चलते हैं कि 2 coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting at least one head? What is the probability of getting at least one head? तो at least one head में कौन कौन से आउटकम्स आएंगे फेवरेबल, H थर्ड, ये 3 आएंगे आपके पास, एच एच, एच टी एल, टी एच। ठीक है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी आप सीधा सीधा क्या बोलते थे, 3/4। अब यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी, कि हमें पता होगा कि ऑलरेडी एक इवेंट अगर हो चुका है। हमें अब यहाँ पर पता होगा कि ऑलरेडी एक इवेंट अगर हो चुका है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इस इवेंट की अगर होने की वजह से दूसरा जो इवेंट अगर हो रहा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल सेम कंडीशन के अंदर मैं इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाता हूँ। जैसे आपको कह रहा है कि a pair of coin is tossed simultaneously। ठीक है। It is given that at least one head appears on a die. What is the probability of getting a tail? What is the probability of getting a tail? एक टेल मतलब एक टेल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब क्या देखोगे, ये क्वेश्चन किसका बन गया आपका पास, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कि मतलब एक इवेंट ऑलरेडी अगर हो चुका है, अब उस इवेंट को देखते हुए, उस इवेंट को ध्यान में रखते हुए मुझे दूसरे इवेंट की जब प्रोबेबिलिटी बतानी होती है तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका एक फॉर्मूला है जो अपने माइंड में रखना है आपको, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन एफ हैज ऑलरेडी अकर। ये जो नीचे वाला होता है ना इवेंट, ये ऑलरेडी अगर हो चुका होता है, मुझे ऊपर वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी को बताना होता है। इज दैट क्लियर। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ का फॉर्मूला क्या होता है आपका, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट अकर हो चुका है उसकी जो सिंगल अलग से प्रोबेबिलिटी होगी उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन के आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत बेटा आपको, सबको समझ आ रहा है। गिवन दैट ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कभी 0 नहीं होना चाहिए बेटा।
ये ऑब्वियसली बेसिक कंडीशन आपको पता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए आपका। एक एग्जांपल लेके चलते हैं सिंपल सा, जिससे हमें समझ आ सके कि क्या चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कह रहा है, एग्जांपल नंबर 3 है आपकी बुक का ही। क्वेश्चन कह रहा है 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। 1 से लेके 10 तक आपको कार्ड नंबर करके आपने एक बॉक्स के अंदर प्लेस कर दिए हैं। मिक्स्ड अप थॉरोली एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली। मिक्स्ड अप थॉरोली और एक कार्ड आपने ड्रॉ किया रैंडमली। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3। अब ध्यान देना है, जो इवेंट आपको गिवन होता है, या फिर ऐसे बोले कि इट इज नोन दैट ये इवेंट अगर हो चुका है, या फिर बोले कि आपको कि ऑलरेडी ये इवेंट अगर हो चुका है, तो वो आपका सेकंड इवेंट होता है। मतलब उसको हम क्या लेके चलेंगे, एफ इवेंट आपका, ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या बोल रखा है इसने, इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में 2 इवेंट्स डिफाइन करेंगे। सबसे पहला इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, दूसरा इवेंट जो ऑलरेडी अगर हो चुका है, और ये दोनों अलग अलग इवेंट्स हैं बेटा। पहला इवेंट क्या है, इवेंट क्या, मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पे कि नंबर इज अ इवन नंबर, इट इज एन इवन नंबर। ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपकी ई इवेंट हो गया आपके पास, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसकी निकलती है हमेशा, हमने यहाँ पे क्या सीखा है, प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की निकलती है। तो हम सबसे पहले इवेंट्स डिफाइन करेंगे। तो ई इवेंट क्या हो गया आपका, द नंबर इज एन इवन नंबर। एफ इवेंट क्या होगा, जो ऑलरेडी अगर हो चुका है, वो क्या अगर हुआ है बेटा, द नंबर इज मोर देन 3। द नंबर इज मोर देन, द नंबर इज मोर देन 3। नंबर आपका 3 से बड़ा है, इसकी प्रोबेबिलिटी, ये ऑलरेडी अगर हो चुका है। तो अब हमें चाहिए क्या, फॉर्मूले में देखो, मुझे चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, द नंबर इज द इवन नंबर ग्रेटर देन 3। यही कहना चाह रहा ना बेटा। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, एक इवन नंबर जो 3 से बड़ा है। तो इसके अंदर कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज आएंगे आपके पास बेटा, क्या मैं कह सकता हूँ 4, 6, 8 एंड 10। ये ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से बड़े और इवन नंबर्स हैं, और 10 तक है, 1 to 10 नंबर है ये सारे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ गया आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं इसके अंदर, 1, 2, 3, फेवरेबल आउटकम्स आर 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 10, क्योंकि नंबर 10 तक है ना आपके, 1 से 10 तक आपके कार्ड नंबर हुए। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गया, दैट इज 2/5। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ रही बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मतलब क्या है, नंबर इज ग्रेटर देन 3। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं, कितने हो जाएंगे, 6 ना बेटा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 होंगे बेटा आपके पास से। दीज आर टोटल 7, ठीक है। तो 7/10 हो जाएगा आपके पास ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 7/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ क्या हो गया बेटा आपके पास, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ इसका आंसर 4/7 आ जाएगा, क्योंकि 4/10 डिवाइडेड बाय 7/10 दैट इज 4/7। So this is how we will do this question. तो ये पहला क्वेश्चन था बेटा हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, हाउ वी कैलकुलेट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी गिवन कंडीशंस, गिवन इवेंट्स। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। एग्जांपल नंबर 4 पढ़ते हैं, ये एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 4 को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स out of which 430 are girls. It is known that out of 430, 10% of the girls study in class 12. What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12, given that the student is a girl? Given that the student is a girl. मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, इस चीज को हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं अपने पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा हमारे पास? 1000। ओके, तो इसके बाद फिर क्या दे रखा है इसने? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी है मुझे इसके अंदर, दैट इज 430। और गर्ल्स इन क्लास 12 कितनी होंगी बेटा? गर्ल्स इन क्लास 12, क्या मैं इसमें 10% ऑफ 430 है वो, दैट इज 43। 43 गर्ल्स है ना क्लास 12 में। अब पूछ क्या रही है, कौन से इवेंट दे रखा है, कौन सा इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12। मतलब ई इवेंट क्या डिफाइन कर दिया हमें, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। द स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12th, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, ठीक है। और एफ इवेंट क्या गिवन है, कौन सा इवेंट अगर हो चुका है, गिवन दैट स्टूडेंट चोजन इज अ गर्ल, द स्टूडेंट चोजन इज अ गर्ल, ठीक है। ध्यान दो, आपको ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, आपको ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली में आपको निकालना होता है ई इंटरसेक्शन है। हमें आंसर में हमें इसके फॉर्मूले में क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, द स्टूडेंट इज अ गर्ल ऑफ क्लास 12, यही कहना चाह रहा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, कितनी गर्ल्स हैं आपकी? 43 जो क्लास 12 में, तो 43 अपॉन 1000 हो गई ना बेटा। इसको हम ओरिजिनल सैंपल स्पेस से कंपेयर करेंगे, ध्यान देना। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 1000 है और फेवरेबल स्टूडेंट्स कितने हैं? 43। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ का मतलब क्या है, द स्टूडेंट चोजन इज अ गर्ल। कितनी गर्ल्स है हमारे पास बेटा? 430, तो ये हो जाएगा 430 अपॉन 1000। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ क्या आ गया आपके पास? ई गिवन एफ का मतलब क्या है, द स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट द स्टूडेंट चोजन इज अ गर्ल। यही तो पूछा हुआ है आपसे इसके अंदर इसने, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, फॉर्मूला बेटा कभी नहीं भूलना, फॉर्मूला हमेशा लिखना है, हमेशा, ठीक है। चाहे आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तब भी, दैट इज 43 अपॉन 1000 डिवाइडेड बाय 430 अपॉन 1000, that will be 1 by 10. So 1 by 10 is the probability that the student chosen is of class 12, given that the student is a girl, given that the student is a girl. आई होप सारे बच्चों को अच्छे से समझ आ रही है सारी चीजें। एक और क्वेश्चन करें ऐसा ही। तो दिस इज हाउ वी डू द क्वेश्चंस फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आपने बेटा प्रैक्टिस करना है। इसमें एफ है बेटा, अब तो फॉर्मूला याद कर ले बेटा। एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ो सारे बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चे, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस and the sum of the number appearing is observed to be 6, and the sum of the number is appearing is observed to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? The number 4 has appeared at least once. आपने 2 डाई रोल किए, तो 2 डाई रोल किए अगर आपने बेटा, तो मुझे एक बात बताओ, कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे इसके? 36, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 तक, ऐसे करके 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 तक जाएंगे, टोटल 36। ये आप क्लास 11th में कर चुके हो। सबसे पहली एक्सरसाइज है सैंपल स्पेस बनाने वाली, ठीक है। अब इसने एक्चुअल में बोला क्या है यहाँ पे कि यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन इवेंट ये है कि द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6। तो ये सेकंड इवेंट होगा, एफ इवेंट रहेगा आपका, ठीक है। और ई इवेंट क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। तो हम यहाँ पर ई इवेंट लेके चल रहे हैं, द नंबर 4 हैज अपीयर्ड, the number 4 has appeared at least
वंस। अच्छा बेटा, इससे पहले आपने लिख देना है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ क्या है। टू डाइज आर रोल्ड, टू डाइज आर रोल्ड ट्वाइस, ट्वाइस, One die is rolled. a die is thrown twice। ठीक है, तो इसका पॉसिबल सैंपल स्पेस आप लिख दोगे, सैंपल स्पेस ये है। उसके बाद ई इवेंट आपने कर दिया, द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, और एफ इवेंट आ गया आपके पास, दैट इज द सम ऑफ द नंबर इज 6। ठीक है। अच्छा, ई इवेंट और एफ इवेंट, पहले एक बार यहाँ पे हमें ई इवेंट को निकालना पड़ेगा, इस बात को ध्यान देना। ई इवेंट हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी यहाँ पर हमें। तो ई इवेंट के अंदर पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, इसका मतलब ये तो 4,1 हो जाएगा, एक 4,2 हो जाएगा, 4,3 हो जाएगा, क्योंकि 4,4, 4,5, 4,6 इनमें एटलीस्ट वंस तो आ रही है। अब किसी और में आ सकता है बेटा? यस, 1,4, 2,4, 3,4, 5,4 एंड 6,4, इन सब में 4 एटलीस्ट वंस आ रहे हैं बेटा। और एफ इवेंट क्या है बेटा? द सम ऑफ द नंबर इज 6। अब कौन कौन से दो नंबर्स का सम 6 आ सकता है डाई के ऊपर? एक तो 1,5 हो गया, और 5,1 लिख लेते हैं, 2,4, 4,2, 3,3, और फिर रह गया, और किसी का तो नहीं है। तो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ इवेंट एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको? ई इंटरसेक्शन एफ में क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा? जिसमें एटलीस्ट एक बार 4 आ जाए, 4 आ जाए, जिसमें मतलब 2,4 और 4,2, यही पॉसिबिलिटीज है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन इज 2/36। ठीक है, इसको 2/36 से रहने देते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, दैट इज 5/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ क्या आ जाएगा आपके पास बेटा? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट इज 2/36 डिवाइडेड बाय 5/36। 2/5 इज द प्रोबेबिलिटी। सिंपल क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है बेटा इसके अंदर? क्लियर अच्छे तरीके से? आई होप बेटा अच्छे तरीके से समझ आ रहा है आप लोगों को। नैन्सी, अंकिता, समझ आ रहा है बच्चे? मेरी वॉइस आ रही है ना बेटा आप लोगों को? मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा बेटा, आप लोगों ने बस बोलना है इसमें। चलो बेटा आगे करते हैं हम टॉपिक अपना। सी क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। बाकी सब क्वेश्चन बहुत आसान से हैं, कुछ मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं एक बारी, तो हो जाएगा सबको करना है। Question number 13. An instructor has a question bank consisting of 300 easy true and false question, 200 difficult true and false question, okay, 500 easy MCQ questions, and 400 difficult MCQ question. If a question is selected at a random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन को सबसे पहले हम एक बार ही देख लेते हैं, लिखा गिवन क्या क्या है मुझे इस क्वेश्चन के अंदर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। ये क्या कह रहा है कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं आपके पास, कुछ इस तरीके से, कुछ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है आपके पास, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ओके, जिसमें से कुछ इजी क्वेश्चंस हैं और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, ऐसे कुछ कहना चाह रहे हैं। ट्रू एंड फॉल्स कितने हैं बेटा टोटल आपके पास? इजी ट्रू एंड फॉल्स आर 300,
difficult true and false are 200, easy MCQs are 500 and difficult MCQs are 400. अच्छा एक बार इनको टोटल भी कर लेते हैं कि इजी क्वेश्चंस कितने हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस कितने हैं, ट्रू एंड फॉल्स कितने हैं, एमसीक्यू कितने हैं हमारे पास। तो मतलब आपके पास इजी क्वेश्चंस कितने हैं 800, डिफिकल्ट कितने हैं 600 क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स कितने क्वेश्चन आपके पास बेटा 500 और एमसीक्यू क्वेश्चन कितने हैं 900। ये टोटल समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इन टोटल कितने क्वेश्चंस है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, total number of questions is equal to 1400. Okay, now E और F इवेंट मुझे अब यहाँ पर बनाना है बेटा। E और F इवेंट कैसे हम बताएंगे बेटा, क्या होगा वो बताएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और जो गिवन है, ठीक है। तो क्या कह रही है, इफ द क्वेश्चन इज सिलेक्टेड इन रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। The selected question is an easy question. The selected question is an easy question. ये event हो गया। और given क्या है, given that the question is MCQ। अब मुझे E intersection F चाहिए बेटा। E intersection F क्या है बेटा, intersection is actually the question is easy MCQ question। intersection अब तो यही हो गया ना, easy MCQ question। ये बात सबको समझ आ रही है बेटा। तो probability of E intersection अब क्या है बेटा आपका, easy MCQ question कितने हैं बेटा आपके पास, easy MCQ are 500। तो 500 divided by total कितने हैं हमारे पास बेटा 1400। और probability of F कितना है, F क्या मतलब MCQ questions कितने हैं हमारे पास 900। तो 900 अपॉन 1400। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F क्या होता है बेटा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 500 अपॉन 1400 होल डिवाइडेड बाय 900 अपॉन 1400, दैट विल बी 5 अपॉन 9। So 5 upon 9 is the probability that the selected question is an easy question given that the question was an MCQ question। आई होप बेटा अच्छी तरह समझ आ रहा है सबको बढ़िया से, ठीक है। टॉपिक आसान है। एक क्वेश्चन है जिसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट करता है ये, अब उस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर अब 7 देखेंगे हम कि उसमें कहना क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन। तो लेट अस Firstly, read the question. कहने के चाह रहे हैं, consider the experiment of tossing a coin. If the coin shows head, toss it again. But if it shows tail, then throw a die. Find the conditional probability of the event that the die shows a number greater than 4, given that there is at least one tail. सबसे पहले आपने random experiment को समझना है कि random experiment कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि अगर आपका एक कॉइन टॉस कर रहे हो आप, अगर उस कॉइन पे हेड आता है तो उसको दोबारा टॉस करना, लेकिन अगर टेल आता है तो डाई थ्रो करो। तो एक बार इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बनाओ सबसे पहले कि सैंपल स्पेस क्या है क्या चाहता है, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर जो सेकंड वाला रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो सेकंड टाइम चीज कर रहे हो वो फर्स्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है सबकी वो इक्वली लाइकली नहीं होगी। तो यहाँ पे यही चीज है जो आपको समझनी है, बाकी सब कुछ सेम है इसके अंदर। तो एग्जांपल 7 क्या कह रहा है, इसके अंदर सैंपल स्पेस अगर आप बनाओगे तो एक्चुअली में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका पहले हेड आ रहा है तो अगेन टॉस अ कॉइन, तो या तो हेड आएगा या फिर हेड टेल आएगा, ठीक है। अगर टेल आ रहा है पहले पे देन थ्रो अ डाई, मतलब टेल कॉमा 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6। क्या मैं कह सकता हूँ यही पॉसिबल आउटकम्स हैं इसके, एंड दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ द गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि सबकी जो प्रोबेबिलिटी, जितने भी आउटकम्स हैं सबकी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग है। अब याद होगा ये क्वेश्चन आपने एक्चुअली में कर रखा है आपने क्लास 11 में, इसका सैंपल स्पेस ये बना रखा है आपने। अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या है बेटा, एच मतलब दोनों पे हेड आ रहा है,
दोनों पे हेड आने का मतलब क्या है कि पहले पे हेड है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा 1/2 और दूसरे पे हेड है इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है बेटा। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच कि एच एच आपका आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। सेम तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी भी आपकी 1/4 आएगी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 क्या है आपका? T1 का मतलब क्या है? पहले पे टेल आए इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है क्योंकि पहले पे तो सिर्फ कॉइन ही टॉस हो रहा है, या तो हेड या तो टेल। इनटू अब दूसरे पे आपका डाई पे 1 आए, दैट इज 1/6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/12। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2, प्रोबेबिलिटी ऑफ T3, प्रोबेबिलिटी ऑफ T4, प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ T6, ये सब सेम आएगी, दैट इज 1/12। यहां तक बात समझ आ रही है? अच्छी तरीके से बात समझ आ रही है सबको कि हमने कैसे इसकी प्रोबेबिलिटीज निकाली है, सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन को जल्दी से हमें कंप्लीट करना है बेटा। सर हाँ जी बच्चे, दोबारा बता दो एक बार। बेटा एक्चुअली यहाँ पर ये बोल रहा है, यहाँ पे इवेंट ऐसे अगर हो रहा है, आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे हो रहा है कि अगर आपके पहले पॉइंट के ऊपर हेड आ रहा है, अगर आप टॉस कर रहे हो पॉइंट और आपका हेड आ रहा है, तो आप उस पर अगेन पॉइंट टॉस कर रहे हो। तो इसका मतलब अगर पहले पे हेड आ रहा है तो दूसरे पे भी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड के साथ हेड या फिर हेड के साथ टेल आएगा। ये तो हो गया जब अगर आपके पहले कॉइन टॉस पे हेड आता है। अगर दूसरे पॉइंट, अगर पहले कॉइन टॉस पे अगर आपका टेल आ जाता है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि टेल जब आ जाए पहले वाले के ऊपर, तो आप फिर सेकंड जो एक्सपेरिमेंट करोगे वो डाई को रोल करोगे। तो मतलब टेल अगर आ गया तो टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6 होगा आपका। ये बात समझ आ गई नैन्सी? यस सर। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटीज कैसे निकली है समझ आ गई है? ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली है 1/4, 1/4, 1/12, ये समझ आ गई? यस सर। चलो आगे बढ़े हम। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मुझे यहाँ पे कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट दैट द डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4। इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है कि डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4। और एफ इवेंट क्या है आपके पास बच्चे? द एफ इवेंट इज there is at least one tail. There is at least one tail. तो A इंटरसेक्शन F क्या है बेटा? डाई पे नंबर ग्रेटर देन 4 हो और एटलीस्ट वन टेल होना चाहिए। डाई पे नंबर 4, डाई कहाँ पे है बेटा? इन सब में है डाई, इसमें तो है ही नहीं। और उसमें एटलीस्ट वन टेल भी होना चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं ये सिर्फ यही दो की बात कर रहा है, T5 T6 की, कि नंबर ग्रेटर देन 4 हो और डाई पे टेल भी आपके उस पे पॉइंट पे टेल भी आए। तो क्या मैं कह सकता हूं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही आपकी पॉसिबिलिटीज है, T5 और T6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या है बेटा आपका? इनकी प्रोबेबिलिटी अब देखनी है आपको क्या है। इनकी प्रोबेबिलिटी बेटा 1/12 और 1/12 है, दैट इज 2/12। और प्रोबेबिलिटी ऑफ F जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या होगी आपकी बेटा? देयर इज एटलीस्ट वन टेल। अब वन टेल किस किस के ऊपर है? इन 6 पे तो है। इन 6 की प्रोबेबिलिटी तो बेटा सबकी 1/12 है, तो 1/12 इंटू 6 हो जाएगा। प्लस एक हेड और टेल पे भी तो है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर भी तो एक टेल है बेटा, तो इसमें 1/4 ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 6/12 प्लस 1/4। 6/12 इज 1/2 प्लस 1/4, दैट इज 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F क्या हो जाएगा आपके पास? दैट विल बी 2/12 अपॉन 3/4। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? दैट विल बी 2/9। 2/9 is your answer for this.